आज आपका फिजियोलॉजिकल लास्ट टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर मैकेनिज्म, जिसके अंदर हार्ट की सारी फिजियोलॉजी जो है वो हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है। और ये आपका लास्ट टॉपिक जो था वो रह गया था फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये आज हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं। उसी के अंदर सारा जो कार्डिक आउटपुट और आपके आउटलाइंस में जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, वो इस पूरे उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन इनकी प्रॉपर हेडिंग्स नहीं है। आपको ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये सारा मैं आप लोगों को बता दूंगी, और उसके अंदर से फिर जो भी आउटपुट हुआ या फिर उसके अंदर ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो वगैरह जो है वो आपके आउटलाइंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर से अगर आपको अलग से कोई टॉपिक आ जाता है तो फिर आप वो इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके लिख लोगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करें ह्यूमन हार्ट से। हार्ट आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा मैट्रिक एफएससी के अंदर। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। ठीक है, बेसिक फंक्शन हार्ट का यही है कि वो पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि कितना ब्लड जो है वो पंप हो सकता है। इट पंप्स इट्स इंटायर ब्लड वॉल्यूम अबाउट 5 लीटर्स एवरी मिनट। हर मिनट में सोचें 5 लीटर, 5 लीटर का आपको अंदाजा होगा कि 1 लीटर की अगर आप बॉटल देखें तो काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो 5 लीटर वॉल्यूम ब्लड जो है वो पंप करता है हार्ट हर मिनट, एवरी मिनट। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर वो रोज की बात करें तो 8,000 लीटर ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर से रोज पंप होता है। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर हर रोज। ठीक है, और फिर उन्होंने ये बात बताई लास्ट पे कि अगर हम ये फिगर आउट करें ना कि एक पूरी जिंदगी में अगर हम ये कह रहे हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन जो है एक इंसान का वो 70 ईयर्स है, तो उसकी हार्ट बीट जो है वो कितनी हुई होगी? 2.6 बिलियन टाइम्स उसका जो दिल है वो उसके हार्ट बीट इतने टाइम्स में पूरी जिंदगी में होती है। ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट फैटिगिंग। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज composed ऑफ कार्डिक मसल टिश्यूज कॉल्ड मायोकार्डियम। 3 लेयर्स होती हैं, आप लोगों को भी पता है ह्यूमन हार्ट की 3 लेयर्स होती है। मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है, और एपिकार्डियम होती है। ठीक है, एपिकार्डियम जो होती है वो सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव भी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग आउटर कवरिंग को अपनी आउटर कवरिंग को कहें तो हम उसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो कार्डिक जो वर्ड होता है वो बना ही हार्ट के लिए। अगर एपिकार्डियम है तो इसका मतलब हार्ट की इर्द गिर्द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसकी, उसको हम एपिकार्डियम कहेंगे। ठीक है, उसके बिल्कुल इनर वाली, सबसे अंदर वाली, उसको हम एंडोकार्डियम कहेंगे। जैसे अगर किसी और चीज की हम बात करें और उसकी इनर लेयर की बात करें तो हम एपिडर्मिस के साथ एंडोडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंककि हार्ट की बात हो रही है तो कार्डिक अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग एंडोकार्डियम कहेंगे। लेकिन जो दरमियान वाली है, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट जिस टिश्यूज से, जिन मसल्स से मिलके बना है, बेसिक जो है, उनको हम मायोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं हार्ट की। और हार्ट के अंदर आप लोगों को भी पता है कि हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, बेसिक चैम्बर्स। उनके अलावा वाल्व्स वगैरह हैं, और आर्टरीज, वेन्स, अयोटा और ये वो सारी चीजें वो हम साथ साथ देखते हैं जाएंगे। लेकिन बेसिक हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है। ठीक है, left and right halves of the heart are two separate pumps, each containing 2 chambers. In each half, blood first flows into thin-walled atrium, then into the thick-walled ventricle. अब मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर्स के साथ साथ समझाती जाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग जाए कि जो हार्ट है हम लोग उसको किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है हार्ट की पिक्चर। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास एट्रियम है, एक एट्रियम। ठीक है, इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे एट्रियम है, इसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। एक हमारे पास ये वेंट्रिकल है, इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 हमारे पास 4 चैम्बर्स हो गए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। जो पीछे उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करें ना, अगर दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो हर हिस्से के पास 2 2 चैम्बर्स हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात कही है। जैसे अगर दरमियान से आप इसको लाइन लगाएं तो इस तरफ आपके पास 2 चैम्बर कौन से हैं? एक राइट एट्रियम है, एक राइट वेंट्रिकल है। दूसरे दूसरे साइड पे आपके पास कौन कौन से चैम्बर्स हैं? एक लेफ्ट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट
एट्रियम है। ठीक है, तो ये चार चैम्बर्स के बारे में उन्होंने बात की। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, वो ये बताएंगे कि ये जो राइट एट्रियम है ना, ये राइट वेंट्रिकल के साथ जुड़ा किस चीज से हुआ है, ट्राइकस्पिड वाल्व से। जैसे आप लोगों को अगर याद हो, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसके अंदर कुछ पढ़े थे, स्फिंक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ रहा था, एक जो था वो ऑसोफेगस और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर था। ठीक है, और एक जो था ऑसोफेगस से स्टमक के दरमियान में था। तो वो स्फिंक्टर्स क्या कंट्रोल कर रहे थे, वो फ्लो को कंट्रोल कर रहे थे, फूड के फ्लो को। ठीक है, बिल्कुल उन्हीं स्फिंक्टर्स की तरह हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं। उसके अंदर तो सिर्फ दो थे ना, हार्ट के अंदर दो से ज्यादा वाल्व्स होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखो, ये राइट है एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, इनके दरमियान में एक वाल्व है जिसको हम कह रहे हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक वाल्व है जिसको हम कह रहे हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये सिर्फ दो चीज बातें अभी मैंने आप लोगों को बताई हैं। हम लोगों के पास हार्ट के चार चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम है, उसके बिल्कुल नीचे राइट वेंट्रिकल है। दूसरी साइड पे लेफ्ट एट्रियम है, उसके बिल्कुल नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल दरमियान में एक वाल्व है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिल्कुल दरमियान में एक वाल्व है जिसको हम कह रहे हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। अब हम चलते हैं पीछे और यहाँ से देखते हैं कि वो आगे क्या बात करें। इतनी यहाँ पे उन्होंने यही बात कही है कि दो चैम्बर्स, हर जो सेपरेट जो पार्ट है ना, उसको अगर हम करें तो चैम्बर्स हैं जो जिसको एट्रियम भी कहते हैं और वेंट्रिकल भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड का फ्लो उन्होंने ऐसे बताया कि ब्लड जो है वो सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, एट्रियम के अंदर आ रहा है, फिर वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये देखें, ये एट्रियम है, ये ब्लड कहाँ से आ सकता है, कौन सी चीज इसके अंदर ओपन हो रही है, सुपीरियर वेना कैवा इसके अंदर ओपन हो रहा है और इंफीरियर वेना कैवा इसके अंदर ओपन हो रहा है। यहाँ से बिलफर्ज ब्लड आ रहा है। ठीक है, ब्लड लेफ्ट और राइट एट्रियम में पहले आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में पहले आएगा। ठीक है, और जो हार्ट होता है उसके अंदर ब्लड बेसिकली किस वजह से आता है, लंग्स से ब्लड आता है। ठीक है, हार्ट जो है वो अपना अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर कोई ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो हार्ट क्या करता है, वो ब्लड लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो ये बताया था कि लंग्स के अंदर बेसिकली क्या काम हो रहा होता है, हमारी ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रही होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, ब्लड वेसल्स के अंदर जो बिल्कुल एंड पे एल्वुलाई थे, एल्वुलाई जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डाल रहे थे और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो बता रहे हैं कि जो हार्ट होता है ना, वो अपना ब्लड भेज देता है लंग्स के पास और लंग्स को ये कहता है कि अब इसमें ऑक्सीजन डालकर वापस कर दो। ठीक है, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा है ना। अब लंग्स क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन होता है होती है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और ब्लड जो है जो कि ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आ गई है, तो वो वापस हार्ट के पास आ जाती है। ठीक है, तो हार्ट जो है वो फिर फर्दर उसको पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, क्योंकि हार्ट का काम ही है कि उसने ब्लड को पंप करना है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, पीछे से देखते हैं। द ट्राइकस्पिड वाल्व is between the right atrium and right ventricle, and bicuspid valve is between the left atrium and left ventricle. ठीक है, pulmonary semilunar valve is at the exit of the right ventricle and the aortic semilunar valve is at the exit of the left ventricle. अब उन्होंने एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान के ऊपर बात की और फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि वेंट्रिकल के आगे क्या है। ठीक है, यहां से अगर आप लोग देखो, ये है एट्रियम, ये वेंट्रिकल है, इनके दरमियान में एक वाल्व है। उसके बाद एट्रियम का तो काम खत्म हो गया ना, वो तो यहाँ पे था। अब ये वेंट्रिकल था, वेंट्रिकल जो है उसके आगे कौन सा वाल्व है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, एक ये वाला वाल्व है। और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके आगे उन्होंने कौन सा वाल्व बताया, अयोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व, जो कि अयोटा की तरफ जाता है। ठीक है,
इसको पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में है, ठीक है। और ये जो एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व है, इसको एओर्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में वाल्व है। तो ये जो वाल्व हैं सारे, ये बेसिकली किस चीज को कंट्रोल करते हैं? ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कि एट्रियम के अंदर जब ब्लड आता है, एट्रियम जब ब्लड से पूरा फिल हो जाता है, तब ये वाल्व ओपन होता है। ये वाल्व ओपन होके फिर वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। वेंट्रिकल जब के अंदर जब ब्लड आता है तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्शन से इसका जो वाल्व है ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और भी बात बताई थी कि आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है ब्लड। ए से आप लोगों ने ये याद रखना है, आर्टरी के शुरू में भी ए है और अवे के शुरू में भी ए है, ठीक है। तो आर्टरी जो होती है वो हमेशा हार्ट से अवे लेके जाती है ब्लड, और जो वेन होती है वो टूवर्ड्स हार्ट लेके आती है। ये वाली जो वेन्स है, ये क्योंकि पल्मोनरी है ना, पल्मोनरी एक ऐसा वर्ड है जो बिलोंग करता है लंग्स से। ये यहाँ से जो ब्लड है ना वो जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, हार्ट से अवे जा रहा है ना। और जो जब ब्लड ऑब्वियसली जब उसको ऑक्सीजनेटेड करके लंग्स वापस भेजेंगे, तो वापस जब वो आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोगों ने इतना पढ़ा कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है, फिर वेंट्रिकल के अंदर जाता है। यहाँ से एट्रियम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन से, उसकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पास होगा आगे वेंट्रिकल के अंदर। जब वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा तो एट्रियम रिलैक्स कर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से फर्दर जब ब्लड यहाँ पे मूव कर जाएगा तो वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। और फिर ये जो ब्लड है ये फर्दर पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे वाल्व्स का बता दिया सारा। All of these valves open and close due to blood pressure changes when the heart contracts during each heartbeat. Like the valves in veins, heart valve keep blood moving in one direction, preventing backflow. अब इसका एक फायदा क्या हुआ वाल्व का, कि ये देखें, ये आप लोगों को ऐसे लग रहा है ना जैसे गार्ड्स होते हैं या फिर दरवाजे होते हैं, ठीक है। तो एक दफा जब ब्लड यहाँ पे फ्लो कर गया तो ये वाल्व, एक दफा जब एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ गया ना, तो इसका मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो गया। उसके बंद होने का मकसद क्या था? कि यहाँ से ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, वापस ना चला जाए, ठीक है, उसका फिर नुकसान हो सकता है। द हार्ट बीट इज अ सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस कॉल्ड द कार्डिक साइकिल। अब क्या होगा, वो यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर वो बता रहे हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा डाइजेशन में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिसेप्टर्स का जब टॉपिक पढ़ा तब भी ये बात पढ़ी, हम लोगों ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा तब भी ये बात पढ़ी। अब ये जो एक सिंगल बात है ना, जो मैंने आप लोगों को बताई थी एक्शन पोटेंशियल्स की, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ाया उसमें भी एक्शन पोटेंशियल्स थे, ठीक है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल्स हैं, इनका मतलब ये है कि ये हमारे हर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। हर सिस्टम के अंदर एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो उसके अंदर काम हो रहा है, अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहे तो इसके अंदर अंदर काम नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसका हम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट का नहीं भी है तो भी हमारे अंदर ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, और उन डिटेक्शन की वजह से हम लोगों के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में अब वो ये बताएंगे कि जो हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर भी हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप कर पाता है, ठीक है। हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक इसके भी डायग्राम है जो इन सब चीजों को बताएगी, ठीक है। अच्छा, हार्ट बीट का क्या मतलब हुआ? मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और रिलैक्सेशन हो रही है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एट्रियम जो है उसके अंदर जब ब्लड आएगा तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपना ब्लड वेंट्रिकल को देगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब वो जो ब्लड है वो फर्दर मूव कर गया, पास कर गया ऊपर, ठीक है। जो लेफ्ट वाला है वो एओर्टा में पास कर गया, जो राइट वाला, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया था, जो पास किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कहाँ पे चला गया? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया, ठीक है। इसका मतलब अब क्या हुआ कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है उसकी वजह से पूरा एक कार्डिक साइकिल बन रहा है। अब यहाँ पे वो एक बात करें पेस मेकर की, जो कि स्मॉल मैस ऑफ टिश्यूज है जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं।
ठीक है। ये जो साइनोएट्रियल नोड होता है ना, ये राइट जो एट्रियम होता है जहां से हमने स्टार्ट लिया था उसके बिल्कुल एंट्रेंस पे होता है। इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ अभी। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, एट्रियम के बिल्कुल एंट्रेंस पे। इनिशिएट्स ईच हार्ट बीट, वहां से शुरू होगी। अब ये जो हार्ट बीट है ना, इसका चक्कर हमारे एक्शन पोटेंशियल से होता है। क्योंकि अगर आप अपनी हार्ट बीट को फील करें तो आपको पता चलेगा कि वो मूवमेंट हो रही है ना, एक प्रॉपर हमारे हार्ट की मूवमेंट हो रही है। वो मूवमेंट किस वजह से हो रही है, एक्शन पोटेंशियल की वजह से हो रही है। द एस ए नोड जो कि साइनोएट्रियल नोड है, इनिशिएट्स द कार्डिक साइकिल बाय प्रोड्यूसिंग एन एक्शन पोटेंशियल दैट स्प्रेड्स ओवर बोथ एट्रिया। वो जो साइनोएट्रियल नोड थी उसने एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस किया, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के बाद कहाँ पे स्प्रेड हो गया, वो दोनों एट्रिया में चला गया, कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट सिमुल्टेनियसली। अब एक बात बताएं, आपके हार्ट में ब्लड आया है, ठीक है, एट्रियम, दोनों एट्रियम में ब्लड आ गया एट अ टाइम। अब उनको कोई ना कोई ट्रिगर तो चाहिए ना, कोई ना कोई उनको स्टिमुलस चाहिए उन दोनों एट्रिया को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें। बिला वजह तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। अब देखें, कोई स्टिमुलस हम तक आता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं ना। अगर हम खामोशी से बैठे हुए हैं, किसी को कोई हमें कुछ नहीं कह रहा, तो हम खामोशी से बैठे हुए हैं, बस अपना काम करें, ठीक है, हम ट्रिगर नहीं हो रहे किसी भी काम को करने के लिए। अगर हमें कोई इंसान ऐसे ही बोल देता है कि आप उठ के ये काम कर दो, तो इसका मतलब उसने हमें स्टिमुलस दिया है कि हम ये काम करें, हमारे कानों तक वो आवाज पहुंची। जैसे मैंने आप लोगों को हेयर सेल मैकेनिज्म कल पढ़ाया था, तो फिर हमें समझ आई कि ठीक है ये हमने काम करना है, हमने उसके रिस्पॉन्स में काम कर दिया। तो जब तक किसी चीज को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता वो काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एट्रियम को क्या चीज स्टिमुलेट करती है, एस ए नोड। जो साइनोएट्रियल नोड है वो हमारे एट्रियम को स्टिमुलस देता है, किस चीज की मदद से, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवा के। अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल पासेस टू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले ऊपर यहाँ पे, वो मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ। नियर द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, from here the action potential continues through the atrioventricular bundle at the tip of the interventricular septum. The atrioventricular bundle divides into right and left branches, which are continuous with the Purkinje fibers in the ventricular wall. अब आप लोगों को इसकी पिक्चर देखेंगे तो समझ आएगी। ये देखें, ये है हमारे पास एस ए नोड, ठीक है, एट्रियम के ऊपर बना हुआ ना, बिल्कुल इसके बिल्कुल एंट्रेंस पे है। अब एस ए नोड ने क्या किया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जब प्रोड्यूस करवाया, तो इसकी ये जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया इस एट्रियम में और इस एट्रियम में, ये दो एट्रियम थे हमारे पास, ठीक है, उसके आगे नीचे वेंट्रिकल्स है। फिर उन्होंने क्या कहा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जाता हुआ कहाँ तक चला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल के पास। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ये है जो कि आगे फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि एट्रो वेंट्रिकुलर बंडल जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रांचेस में। अब यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, ये देखें, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस यहाँ तक चली गई, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स में इसकी ब्रांचेस फैल गई हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, इस बंडल की, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो है नोड के जो के बाद में आता है, ठीक है। अब ये जो बंडल है ये क्या करेगा, ये फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये राइट है, और ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये लेफ्ट ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा कि ये जो पुरकिंजी फाइबर्स हैं ये वाले, ये ब्रांचेस फर्दर आगे भी कन्वर्ट हो रही हैं मजीद ब्रांचेस में, जिनको हम कह रहे हैं, जो स्मॉल ब्रांचेस हैं जिनको हम पुरकिंजी फाइबर्स कह रहे हैं। पुरकिंजी फाइबर्स जो है वो फर्दर फिर आगे ब्लड को मूव करवा, वो एक्शन पोटेंशियल को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लास्ट बताया कि जो बैक एरोज हैं वो इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमारे अंदर जो भी स्टिमुलस आते हैं वो फिर इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस जो कि ट्रांसड्यूसर्स करवाते हैं। ट्रांसड्यूसर्स रिसेप्टर्स होते हैं। ट्रांसडक्शन के प्रोसेस से हमारी कोई भी एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है या फिर हीट एनर्जी या कोई भी और एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बैक एरोज हैं इनका क्या मतलब है, यहाँ से ये देखें एरोज यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से एक नोड है साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ये पूरे एट्रियम में फैल गया, फिर यहाँ से
ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड था या फिर जो बंडल था जो फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल यहाँ भी चला गया और यहाँ भी, दोनों वेंट्रिकल्स में चला गया। ठीक है, और दोनों वेंट्रिकल्स में जाने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा हार्ट जो है हमारा, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल मूव कर गया। जब एक्शन पोटेंशियल मूव कर गया तो इसका क्या मतलब हुआ, जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आया था ना, तो एट्रियम जो था वो कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसके अंदर से ब्लड यहाँ चला गया था। फिर जब एक्शन पोटेंशियल आगे फर्दर आया वेंट्रिकल के अंदर, तो वेंट्रिकल के अंदर से उसने क्या किया, उसने इसको अलाउ किया कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट करे और फर्दर ब्लड को कहाँ भेज दे, आगे जहां भी, इस वेंट्रिकल का अयोटा में जाएगा और इस वेंट्रिकल का कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थी ह्यूमन हार्ट के अंदर। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही बात बताई हुई है। ये पुरकिंजी वो कंटिन्यूस कहाँ पे किया, पुरकिंजी फाइबर्स के अंदर। फिर स्टिमुलेशन ऑफ दीज फाइबर्स कॉजेज द वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो पुरकिंजी फाइबर्स के अंदर चला गया तो उसने क्या किया कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्दर मूव करता है ब्लड कहाँ पे, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना हमारे हार्ट के अंदर, अब अगर हम ये कहें कि हमारे हार्ट के अंदर सिर्फ ब्लड की पंपिंग हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है, एक्शन पोटेंशियल की वजह से ऑब्वियसली। एक्शन पोटेंशियल जब मूव करेगा, जब पास करेगा तो ही हमारी कोई चीज काम करेगी ना। जैसे हमारे, जब मैंने आपको हेयर सेल मैकेनिज्म पढ़ाया उसमें भी हमने ये पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनर सेल के अंदर से पास करता है, इनर हेयर सेल के अंदर से पास करता है, तो हमारी साउंड जो है वो हमारे कानों में मतलब प्रॉपर हमारे ब्रेन में जाती है, तो हमें साउंड की समझ आती है। इसका मतलब हमारी साउंड की सुनने की जो सेंस है वो किस वजह से पूरी हो रही है, एक्शन पोटेंशियल की वजह से। जब हमने मसल्स के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल पढ़ा, जब मैंने आप लोगों को बताया, तब तब भी हम लोगों की जो मसल की मूवमेंट थी, जो हम लोगों ने मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ी, वो किस वजह से हो रही थी, एक्शन पोटेंशियल मूव करने की वजह से। फिर जब हम लोगों ने रिसेप्टर्स की बात की, तो रिसेप्टर्स के अंदर भी हम लोगों ने वही बात पढ़ी कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, साइनैप्स जो होती है वो बेसिक किस वजह से है कि हमारे एक्शन पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास करें। फिर डाइजेशन के अंदर भी हमने यही पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा, या फिर रेस्पिरेशन वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहे हैं, ये सारे काम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, तो अब वो क्या बता रहे हैं कि हमारे हार्ट के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, जो करंट का एक फ्लो है, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ईसीजी कभी किसी की होती हुई देखी हो या अपनी करवाई हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उसके अंदर प्रॉपरली आपके पास लाइंस होती हैं जो मूव कर रही होती हैं, वो आपकी हार्ट बीट या हार्ट रेट को बता रही होती है। यानी कि वो बेसिकली हम लोगों को क्या बात बता रही होती है कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आगे वो ये बताएंगे कि ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान ब्लड का फ्लो था वो किस तरह से हुआ और उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब हर साइकिल है, ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल गो थ्रू अ फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सिस्टोल एंड अ फेज ऑफ रिलैक्सेशन कॉल्ड डायस्टोल। अब देखें, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा है, सिस्टोलिक मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी सिस्टोल हो रहा है, लेकिन अगर दोनों रिलैक्स कर रहे हैं तो हमारे पास डायस्टोलिक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ये आगे इसकी पिक्चर है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। स्पेसिफिकली वाइल द एट्रिया आर रिलैक्सिंग एंड फिलिंग विद ब्लड, अब फिलहाल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहे हैं। जो एट्रिया है ना उसके अंदर ब्लड अभी फिल हो रहा है, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अभी उसने ब्लड को आगे नहीं भेजा, उसके अंदर सिर्फ फिल हो रहा है, दोनों खामोशी से बैठे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एट्रिया अपने पूरा फिल हो गया ब्लड से। ठीक है, अब जब एट्रिया जो है या एट्रियम जो है उसके अंदर ब्लड फिल हो गया ना पूरा। अब देखें, अगर आप नोटिस करें कि आप अगर किसी चीज को पूरा भर दें पानी से और एकदम से उसे खोलें तो प्रेशर के साथ पानी रिलीज होगा ना। जैसे आप अगर पाइप है, उसको पीछे से आप अगर आपने टैप ऑन कर दिया है और पाइप को आगे से पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता, रिलैक्सेशन ही है उसमें, लेकिन वो भरता जा रहा है। एकदम से जब आप अपना हाथ छोड़ोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अचानक से बिल्कुल एक प्रेशर के साथ पानी जो है वो पाइप के अंदर से मूव करेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जब एट्रिया के अंदर ब्लड फिल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता है, दोनों रिलैक्स करें अभी, जैसे ही नोड खुले, वो जो वाल्व है वो खुलेगा ना, तो प्रेशर के साथ ब्लड कहाँ पे फ्लो करेगा, वेंट्रिकल के अंदर फ्लो करेगा। अब वेंट्रिकल के जो जो कि पहले बिल्कुल रिलैक्स बैठा था,
उसके अंदर ढेर सारा ब्लड आ गया, वो भी बिल्कुल प्रेशर के साथ। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, जब उसके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आ गया है और वो भी बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वेंट्रिकल से जो बिल्कुल अगला वाला नोड है, वाल्व है, एट्रोवेंट्रिकुलर जो वाल्व था वो ओपन हुआ, और ब्लड उतनी ही फोर्स के साथ, उतनी प्रेशर के साथ कहाँ पे चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही दूसरी साइड पे भी होता है, जो लेफ्ट साइड है, आई मीन राइट साइड जो है, वहां पे क्या होता है कि जो ब्लड है वो एट्रिया के अंदर आया, फिर उसी तरह से प्रेशर के साथ वेंट्रिकल के अंदर आया, और उसी प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो कहाँ पे पास कर जाता है, आयोटा के अंदर पास कर जाता है। ठीक है, तो इसके आगे इसकी ये पिक्चर है, ये देखें, ये डायस्टोल है, ये सिस्टोल है। डायस्टोल का क्या मतलब था कि हमारे पास रिलैक्सेशन स्टेट है, ये रिलैक्सेशन स्टेट है, ये रिलैक्सेशन स्टेट है। रिलैक्सेशन स्टेट हम किसको कह रहे हैं, यहाँ पे जो एट्रिया है ना, इसमें ब्लड भी फिल हो रहा है, ये भी रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है, दोनों ने अभी कुछ नहीं किया। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर हम किसको कहेंगे, जब एट्रिया के अंदर ब्लड बिल्कुल फिल हो गया ना, भर गया, तो क्या होगा कि वाल्व ओपन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगी एट्रिया के अंदर, और उसके बाद जब फर्दर जब वेंट्रिकल के अंदर ये पास करेगा, तो किस चीज की कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही है, यहाँ पे उन्होंने डायस्टोल में ट्राइकस्पिड वाल्व को ओपन किया हुआ है। इसका मतलब क्या था कि ये जो एट्रिया है और ये जो वेंट्रिकल है, दोनों अभी रिलैक्सेशन स्टेट में थे। ठीक है, इस एज लॉन्ग एज कि ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब जब ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर आ गया ना, तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये वाल्व ओपन हुआ है, और प्रेशर के साथ ब्लड कहाँ पे चला गया, आर्टरी के अंदर चला गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ पे आ गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो उस फोर्स को हम कहते हैं जो एक ब्लड अपनी किसी भी, जिस भी ब्लड वेसल के अंदर वो है ना, उसके अगेंस्ट वो एग्जर्ट करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि आप अगर फर्ज करें पाइप ही ले लें, पाइप के अंदर आप जब पानी को बहुत तेजी से छोड़ते हैं ना, जब टैप आप ओपन करते हैं और पानी बहुत तेजी से जब उस पाइप के अंदर से गुजरता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो वाटर है ना, वो अपनी फोर्स, पूरी फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द पाइप। जो पाइप की वॉल्स है ना, उनके अगेंस्ट जाके वो आगे से आगे मूव करता जा रहा है। ठीक है, अगर वो फोर्स एक्सर्ट ना करे, अगर उसके अंदर प्रेशर ना हो, तो पानी तो खामोशी से पड़ा है ना पाइप के अंदर। लेकिन क्योंकि पीछे से मजीद पानी आता जा रहा है, तो अगला वाला पानी क्या करेगा, वो अपना अपनी पूरे प्रेशर के साथ अपनी पूरी फोर्स लगा के, वो अपना फोर्स किसके अगेंस्ट लगाता है, जो पाइप होता है उसकी वॉल्स के अगेंस्ट फोर्स लगाता है, और फिर वो मूव करता है। तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जो ब्लड है, वो जब ब्लड वेसल्स के अंदर से पास करता है, तो वो उस ब्लड वेसल की वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर को हम कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर वो बता रहे हैं मोर स्पेसिफिकली, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स द ब्लड exerts against the inner walls of the blood vessel. Although such a force occurs throughout the vascular system, the term blood pressure most commonly refers to systematic arterial blood pressure. Arterial blood pressure, उन्होंने आर्टीरियल ही क्यों कहा, उन्होंने वो वेनस भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इसलिए कहा क्योंकि जो ब्लड है ना, वो प्रेशर से कहाँ से जा रहा है, आर्टरीज से जा रहा है। ब्लड का प्रेशर हमने पढ़ा हार्ट के अंदर, ब्लड का प्रेशर जब हार्ट के अंदर है, तो इसका मतलब हार्ट से जो ब्लड निकलेगा उसी का प्रेशर होगा ना। वेन्स से तो ब्लड अंदर आएगा, तो हमें बॉडी का तो प्रेशर नहीं पता, इसलिए उन्होंने आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का नाम यूज किया, उसका वर्ड यूज किया। आर्टरीज का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेनस ने लिखा क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होती हैं, हार्ट की तरफ लाने के लिए। कोई भी जैसे लंग्स से है या बॉडी से है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएंगी। अच्छा, arterial blood pressure rises and falls in the pattern correspondence to the phases of the cardiac cycle. ये ऊपर नीचे कैसे होता है, कार्डिक साइकिल अगर हम लोगों का डिस्टर्ब हो जाए, तो तब हम लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो राइज या फॉल कर जाता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हमने वेंट्रिकल सिस्टोल पढ़ा, पीछे आप लोगों को दिखाया मैंने कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, देयर वॉल्स एक्सर्ट द ब्लड
इन देम इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अयोटा। ठीक है, अब वापस चलते हैं पिक्चर की तरफ। ये देखें, यहाँ सिस्टोल में उन्होंने क्या कहा, हमारे पास है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होता है ये भी वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल है। ये वाला वेंट्रिकल अपना प्रेशर से ब्लड कहाँ पे फेंक रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। और ये वाला वेंट्रिकल कहाँ पे फेंक रहा है, ये देखें, ये ब्लू वाला, ये वाला ब्लू वाला है, सॉरी रेड, रेड वाला पोर्शन ये है। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे खुल रहा है रेड, और इसको हम कहते हैं अयोटा, अयोटा से बाहर लेके जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या बात कही है, उन्होंने कहा है कि फोर्स कहाँ कहाँ पे जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी में और अयोटा के अंदर। ठीक है, और एज अ रिजल्ट द प्रेशर इन दीज आर्टरीज राइजेस शार्पली, क्योंकि आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। फिर द प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर अचीव्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है, क्योंकि सिस्टोल हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को है। व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जो कि जिसको हम डायस्टोल कह रहे हैं, आर्टिकल प्रेशर जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, ड्रॉप हो जाता है ना। अब कैसे हो सकता है ये, अब ये देखें, ये ब्लड चला गया ना, अभी ये रिलैक्स कर रहे हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल रिलैक्स करने का क्या मतलब है, ब्लड आर्टरिया के अंदर आ रहा है अभी। तो ये जब रिलैक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक कंडीशन है ना, ये वाली एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है, ये वाले अभी रिलैक्स कर रहे हैं, इन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वाल भी नहीं ओपन हुआ। ठीक है, तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ब्लड थोड़ा है, ब्लड प्रेशर इसका इतना ज्यादा नहीं है, उसका प्रेशर लो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि वो लो प्रेशर होता है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते वेंट्रिकल्स, और इस वजह से जो प्रेशर है वो भी कम होता है। ठीक है, तो इसको हमने कलेक्टिवली कह दिया ब्लड प्रेशर। इसके अंदर दो प्रेशर आते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर भी आता है, डायस्टोलिक प्रेशर भी आता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है यंग अडल्ट के अंदर वो कितना होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना एक एडल्ट के अंदर, वो होता है 120 mmHg मर्करी, जिसको हम कहते हैं विच इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉलम ऑफ मर्करी इन स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ये इतना होता है, जैसे कभी आप लोग ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाओ तो वो आप लोगों को ये बताते हैं ना कि 80 to 120 आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, इससे ऊपर ज्यादा होता है, हो जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं उसको, अगर लो हो जाए बहुत तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने एक कॉलम बना के उसको बताया है कि हमारा जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना वो इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर है कि ये एक मरकरी का कॉलम भर सकता है। ठीक है, तभी हम लोगों के पास थर्मोमीटर्स होते हैं ना, थर्मोमीटर के अंदर जब आप, अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो तो उसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। तो जब आपको वो देते हैं, चेक करते हैं आपका टेम्परेचर या वो, तो मरकरी जो है वो मूव करता है। तो हमारा जो इनसाइड का सिस्टम होता है ना सारा, हमारी हीट हो गई या हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, अगर आप ब्लड प्रेशर वाली भी मशीन देखो ना उसके ऊपर भी उन्होंने वो जो लाइन रखी होती है वो मरकरी ही होता है जो ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो मरकरी एक ऐसी चीज है जिसको इफेक्ट कर सकती है हमारी इंटरनल चेंजेस, हमारी हीट भी हो सकती है या हमारा ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मर्करी यूज करते हैं यहाँ पे। डायस्टोलिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 80 mmHg। इसलिए जब आप लोग कभी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स नोट करते हो तो हम कहते हैं 120, 80 to 120 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इससे ज्यादा या कम हो जाए तो उसको फिर हम हाई या लो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्किट्स है, ये मैं आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ। जो पल्मोनरी होता है ना वर्ड, पल्मोनरी वर्ड कहीं पे भी आ जाए ये लंग्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिस तरह अगर कार्डिक कहीं पे भी आ जाए तो वो हार्ट से रिलेटेड होता है। अब ये पल्मोनरी जो सर्किट है इसका मतलब, ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो ये लंग है और ये भी लंग है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा पल्मोनरी सर्किट बिलोंग करती है लंग से। सिस्टमैटिक सर्किट जो है वो बिलोंग करती है बॉडी से, हमारी बॉडी से। ठीक है, ये दरमियान की चीज जो बनी हुई है ना ये है हार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो ब्लड है ना ये हार्ट से गया, ये वाली साइड है, इज इट राइट और इज इट लेफ्ट, इट्स लेफ्ट। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ कि ब्लड आया वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से ये
आर्टरी से चला गया। आर्टरी कौन सी थी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पीछे जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई, यहां से देखते हैं, ये देखें, सॉरी ये राइट वाला पोर्शन है। अच्छा, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी थी ना, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी थी। यहाँ से राइट एट्रियम के अंदर से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया था, वेंट्रिकल से कहाँ चला गया था? आर्टरी से। अभी यहाँ से आगे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से आगे वो किधर गया है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारे पास, वहां से ब्लड कहाँ चला गया? ये लंग्स के अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ इधर वाली भी पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स के अंदर चला गया। ये जो ब्लू वाला होता है ना, ब्लू का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड है, रेड का मतलब होता है फुल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होती है ना, और हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर आयरन होती है, आयरन को जब बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ तो वो रेड हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। आप लोगों को पीछे अगर याद हो, हमने पिगमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो पिगमेंट, आयरन पिगमेंट था हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन और में आयरन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं ना तो उसका कलर रेड हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को पिगमेंट्स में पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये जो ब्लू वाली आर्टरीज है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लड है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है या फिर लो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये वाला जो ब्लड है ना, ये कहाँ पे जा रहा है? लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या करने जा रहा है? ऑक्सीजन लेने। ये इस लंग में आ गया, ये इस लंग में आ गया, यहाँ से उसने ऑक्सीजन ली, ब्लड ने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी ना, तो यहाँ से ये वापस आया ब्लड रेड होके, यानी कि ऑक्सीजन लेके यहाँ से भी ये वापस आया। और कहाँ से आया? वेन्स के थ्रू। वेन होती है जो कि टूवर्ड्स हार्ट लेके आती है, ये वेन्स के थ्रू वापस आ गया। यहाँ से अयोटा था, अयोटा के अंदर हार्ट जो है ना वो वेन्स के थ्रू वापस आता है और अयोटा के अंदर चला जाता है। अयोटा से हार्ट, ये कहाँ पे गया ब्लड? हमारी सिस्टमेटिक सर्किट के अंदर। जो सिस्टमेटिक सर्किट होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो हार्ट के अंदर ब्लड होता है ना, जो कि ऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है, जो कि लंग्स से वापस आ चुका होता है, वो वाला ब्लड पकड़ती है सिस्टमेटिक सर्किट जो होती है, जो जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, आर्टरीज भी बहुत सारी आती हैं जो वेस्ट लेके जाती हैं। तो वो क्या करती है? वो पकड़ के ना वहां से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्किट। ये देखें यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट का अगर वो बताएंगे तो ये क्या करती है? ब्लड सप्लाइज द ब्लड ओनली टू द लंग्स। वो लंग्स में लेके जाती है, जो कि पुअर ऑक्सीजन पुअर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दे देती है हार्ट से लंग्स को, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती है और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन सी चीज इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है? सिस्टमेटिक सर्किट, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन ऑफ द बॉडीज भी आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो सिस्टमेटिक सर्किट होती है फिर वो फर्दर उसको पास कर देती है। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया ह्यूमन हार्ट। इसके अंदर ही आपका सारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड फ्लो है। ये देखें, जो हम लोगों ने ब्लड प्रेशर का पढ़ा है ना, सॉरी, ये वाला ब्लड प्रेशर का पढ़ा है, इसको आप लोगों के कोर्स आउटलाइंस में उन्होंने ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो और आगे भी शायद एक और चीज लिखी हुई है, अभी फिलहाल मेरे पास में है नहीं। और कार्डियक मैकेनिज्म उन्होंने पूछा हुआ है। कार्डियक मैकेनिज्म ये वाला सारा होता है जो मैंने आपको बताया, कहाँ से ब्लड कहाँ पे गया, फिर कहाँ से फिर सिस्टमैटिक और पल्मोनरी क्या हुआ, सिस्टोल डायस्टोल वो सारा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या मिला, वो सारी चीजें जो है ना वो इसके अंदर ही आती हैं। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर कोई चीज अलग से आ जाए तो आपने इसमें से ही एक्सट्रैक्ट करके, इस पूरे टॉपिक में से एक्सट्रैक्ट करके बताना है कि क्या चीज किस तरह से बताई जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास था ह्यूमन हार्ट। इसकी मैं आप लोगों को पीडीएफ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी। फिजियोलॉजी का आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों का वाइल्ड लाइफ का भी सिलेबस कंप्लीट है तकरीबन। और आप लोगों को अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम या मुश्किल होती है तो आप लोग फिर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे अच्छे एग्जाम्स देने हैं, और ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को कम से कम टाइम में, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम था, हमने 45 लेक्चर्स 15 लेक्चर्स में कवर किए हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग ये कर सको सारा। तो अगर कुछ रह गया है, कुछ स्किप हो गया है, तो वो भी आप लोग को मुझे बता दीजिएगा, वो मैं आप लोगों को फिर इंशाल्लाह इतने ही दिनों में करवा दूँ पेपर से पहले पहले। ठीक है, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज।